कि अमेरिका धोखा देने में मास्टर है। अंग्रेज कौम ने मां सवाए धोखे के सीखा क्या है? अब ये जंग टली है, थमी नहीं है। ईरान ये कर रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज के बजाय अब मामले को आगे बढ़ा रहा है। हौसी इसके अंदर कूद पड़े हैं। हौसियों ने मिसाइलों से और रॉकेटों से सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया। अभी जो हमले हुए हैं उनमें यूएई का नाम कहीं नजर नहीं आया। आबनाए हुर्मुज बंद हुई थी, अब बाबुल मंदब बंद होने जा रहा है। सऊदी अरब की भी तकरीबन 70% तिजारत इस बाबुल मंदब से चलती है कि ईरान न्यूक्लियर ना बनाए। न्यूक्लियर असल में उनकी सलामती का जामिन है। जितना 40 दिन के अंदर असला इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 30% था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की जंग जो है दोबारा शुरू हो गई है। आज तीसरा रोज़ है। अमेरिका जो है वो ईरान पर फ़ज़ाई हमले कर रहा है। एक बंदर अब्बास में भी हमले की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब जो है ईरान भी जो ड्रोन्स या जो अमेरिका के चीज़ें टेक्नोलॉजी से वो हमला कर रहा है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जो इस टाइम आपने हरमज़ है उस पर हम कंट्रोल संभालेंगे और जो बहरी नाकाबंदी थी वो दोबारा की जाएगी। जबकि तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान जो है इस टाइम जो इस्लामाबाद में एक मेमोरेंडम हुआ था वो ख़त्म हो गया है। तो अब हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान दफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। गुल साहब, जंग दोबारा शुरू हो गई है, आप इस जंग को कैसे देखते हैं? जो हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से ईरान पर, उनको कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या मज़ीद ये शिद्दत बढ़ेगी जंग की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अमेरिका धोखा देने में मास्टर है। बिल्कुल। अंग्रेज कौम ने मां सवाए धोखे के सीखा क्या है? आप मुझे ये बताएं कि अगर उनकी तारीख उठाएं तो धोखा देना उनकी सरिश्त के अंदर है, उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है। और फिर जब धोखे के अंदर इसराइल और भारत भी शामिल हो जाएं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आप देखें कि कैसे एक तरफ ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई नाजायज, तो दूसरी जानिब आप पाकिस्तान को देखें कि दहशतगर्दी के अंदर फंसा दिया गया। अफगानिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा और आज जो अफसोसनाक वाकया कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है, जहां एक दफा अब नजर आ रहा है कि कश्मीरी कौम के जो कि चंद वहां, मैं नहीं कहूंगा कौम को बल्कि मैं कहूंगा कि वहां चंद भारतीय नवाज दहशतगर्द जो कुछ बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है लेकिन उनके हाथों में हथियार पकड़ा दिए गए हैं और एक आर्म्ड स्ट्रगल को वहां रास्ता दिखाया गया है। इट इज गोइंग टू बी अ सीरियस थिंग एनी हाउ। अब नजर ये आ रहा है कि ये क्यों किया गया। पहली बात, इसके बहुत सारी वजूहात हैं। अमेरिका ने वो जो $300 बिलियन मदद देनी थी कि जी वो हमने जो आपका नुकसान किया उसकी कॉम्पनसेशन, वो उन्होंने देनी कोई नहीं थी। झूठे हैं ये, आपको पता ही है। ये तो अपने घर वालों के सगे नहीं होते, ये दूसरे के क्या होंगे। दूसरी जानिब जो उनकी नीयत है बद है। उनको पता है ईरान के जो तकरीबन ऑलमोस्ट 200 बिलियन उन्होंने दबा के रखा हुआ है मुख्तलिफ दुनिया के बैंकों के अंदर और अपने पास, वो अब रिलीज करना पड़ रहा है। अब अमानत किसी की वापस करनी है तो खयानत दिल के अंदर जो है अंकल सैम के उतर आई है। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका सिर्फ बहाने बना रहा था। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि ये जंग टली है, थमी नहीं है, खत्म नहीं हुई। इस वजह से बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये जंग किस तरफ लेके जा रहे हैं और क्यों। एक तरफ अरब दुनिया है, जाहिर है, जो अरब दुनिया चाहती है कि किसी सूरत मामलात तय पा जाएं, ये उनको तय पाने नहीं देते। क्योंकि ये अगर मामलात तय पाएंगे तो उसके नतीजे के अंदर तो फिर यहाँ पुरसकून माहौल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका अब चाहता क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि ये टू पार्टी कॉन्फ्लिक्ट से मामला बाहर निकल आए और मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट इख्तियार कर जाए। और दूसरा, इसके अंदर अरब दुनिया एक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो जाए। इस जंग के अंदर मुआशी ईंधन, एक इलाकाई ईंधन और साथ ही साथ एक अस्करी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर लिए जाए, ताकि तमाम तवज्जो अरब और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हो जाए और इजराइल को खुल खेल के मौका मिल जाए। एक उसके लिए कि अगर इलेक्शन वहां होते हैं, जो कि होते नजर नहीं आ रहे,
تو امریکہ تو یہی چاہتا ہے کہ کنٹینیو کرے وہ جو ایک جنگی ان کی کابینہ بنی ہوئی ہے، اور جو الیکشن کے بغیر ہی وہاں سلسلہ ایک عرصے سے نیتن یاہو نے جو چلایا ہوا ہے وہی چلتا رہے۔ اب اس کے اوپر وہ یہ چاہتے ہیں کہ لبنان کے اوپر کوئی نہ بات کرے، غزہ پہ کوئی بات نہ کرے۔ اب جو امریکہ نے یروشلم کے اندر امبیسی کھولی اپنی، تو اس سے تو وہ تمام پاکستان کا اور عالم اسلام کا موقف فارغ ہو جاتا ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ جی یروشلم کیپٹل ہوگا، القدس شریف اس کا دارالخلافہ ہوگا، اور 1967 سے پہلے کے بارڈر پہ اسرائیل کو جانا پڑے گا، اور یہ فلسطین کا علاقہ ہوگا۔ تو پاکستان اور عالم اسلام کی بات تو ختم ہو گئی۔ اب اس جنگ کے اندر ایران بھی کچھ کر رہا ہے۔ ایران یہ کر رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے بجائے اب معاملے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ حوثی اس کے اندر کود پڑے ہیں، کیونکہ مہان ایئر کا ایک جہاز گیا تھا جو آخری رسومات کے لیے حوثی لیڈرشپ کو ایران لے کے گیا تھا۔ وہ جب واپس آ رہے تھے تو سنا ایئرپورٹ کے اوپر وہاں ان کی جو حکومتی فوج ہے اس نے بمباری شروع کر دی۔ پھر حدیدہ ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے جہاز حوثیوں نے جو کہ ان کے کنٹرول پہ ہے ان کو اتار لیا، جس کے نتیجے میں حوثیوں نے میزائلوں سے اور راکٹوں سے سعودی عرب کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب یہاں باب المندب کے ساتھ ساتھ اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے آبنائے ہرمز بند ہوئی تھی، اب باب المندب بند ہونے جا رہا ہے۔ باب المندب وہ علاقہ ہے جہاں سے تمام یورپ کو اور عرب دنیا کو سے ترسیلات جاتی ہیں، اور یہ جا کے امریکہ وغیرہ کا جو تیل چاہیے ہوتا ہے وہ یہاں سے جاتا ہے۔ اب اگر یہ سعودی عرب کی بھی تقریباً 70% تجارت اس باب المندب سے چلتی ہے، اور یہ نسبتاً کئی گنا تنگ جگہ ہے آبنائے ہرمز کے مقابلے میں۔ اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کیپ آف گڈ ہوپ سے یعنی کہ ساؤتھ افریقہ سے گزارنا پڑے گا، جو کہ وقت کو بھی زیادہ لے گا اور کرایہ بھی بڑھ جائے اچھا گا، گل جس صاحب، سے یہ جو آپ ایک بات بات کر رہے واضح ہیں، ہے کہ دنیا کے اندر معاشی بحران مزید سٹرونگ ہو کے آ جائے گا۔ تیل کی قیمتیں آلریڈی 3% بڑھ چکی ہیں۔ اچھا گل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ایران کے پاس بھی کیا آپشن رہ گئی ہے؟ ثالثی پاکستان نے کی، اس کے علاوہ دوسرے ممالک نے بھی کی اور بات چیت جو ہے بڑھائی، لیکن اب جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، ایران پر مسائل بھی ہو رہے ہیں، تو ایران کے پاس اس وقت کیا آپشن ہے؟ جو جوہری ہتھیاروں کا معاملہ تھا، جو ایٹم بم بنانے کا معاملہ تھا، وہ پھر کنٹینیو ہی ہے، اور ایک تو یہ بھی تھیوری تھی کہ ایران کے پاس آلریڈی کوئی ایٹم بم یا اس طرح کا کوئی سرپرائز وہ دے سکتے ہیں، تو وہ اب اس پہ کام کریں گے، کیا کریں گے؟ کیونکہ اب یہ جنگ جو ہے وہ کسی طرح کوئی فائنل چیز پہ تو جا نہیں رہی، نہ کوئی معاملات بیٹھ کے حل ہو رہے ہیں، تو اس کا پھر ایران کے پاس کیا آپشن ہے، یہ بتائیے گا۔ دیکھیں، ایران کے پاس میرے خیال ہے، میں تو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی، دوبارہ کہوں گا کہ یہ بڑی ہی غیر دانشمندانہ قدم ہوگا کہ ایران نیوکلیر نہ بنائے۔ نیوکلیر اصل میں ان کی سلامتی کا ضامن ہے، اور اگر وہ اپنی ضمانت کو خود اپنے ہاتھوں سے کچلنا چاہتے ہیں تو گڈ لک ٹو دیم، واٹ کین وی سے۔ لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ایران کے پاس اس ٹائم پہ جتنا 40 دن کے اندر اسلحہ استعمال ہوا وہ صرف اور صرف 30% تھا، بقول امریکی رپورٹس کے۔ 70% اسلحہ ابھی ان کے پاس موجود ہے، اور اس اسنا میں ظاہر ہے انہوں نے مزید بھی اس کے اندر بڑھوتی دی ہوگی، لازمی کرنی بھی چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ جو جنگ ہے یہ تو لگتا ہے کہ پھر اور خطے میں ابھی بھی اردن پہ، کویت پہ، بحرین کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور یمن الجھ رہے ہیں، اور یمن کے اندر پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ یو اے ای کی فورسز بھی گئی تھیں، اور ایک بڑا ٹینشن بن گئی تھی سعودی عرب اور یمن کے مابین۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب جب آرمی چیف ہمارے گئے ہیں ترکیہ، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس سلسلے میں ترکیہ کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو سیٹلمنٹ کی طرف لے جانے کی کوشش ہوگی۔ لیکن جب دغا بازی آپ کا ذہن ہو،
आप देखें कि कैसे जगह टैक्स वसूल करने के लिए अमेरिका इस खित्ते से जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि आपने हुर्मुज से 20% मैं जगह टैक्स जो है हर जहाज का वसूल करूंगा और मैं हूं इसका जो है सेवियर हूं, मैं हूं लोगों को यहाँ प्रोटेक्शन देने वाला। तुम तो वो जालिम हो जिसने पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। तुम तो वो दरिंदे हो जिससे अपनी मुल्क की कमसिन बच्चियां कम उम्र बच्चियां 10 साल, 9 साल, 8 साल, 11 साल, 13 साल, 14 साल जो अपनी इज्जतों को ना बचा पाई, तुम वो लोग दरिंदे हो। तुम दूसरों को क्या छोड़ोगे। इसलिए हकीकत यह है कि ये अमेरिका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, ये 4 अलिफ इकट्ठे हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी, ईरान के खिलाफ भी। आप माने ना माने, वक्त साबित करेगा। गुल साहब ये बताइएगा, जैसे आपने बात की कि जो एटम बम है या न्यूक्लियर है ईरान को बनाना चाहिए और वही उसको महफूज रख सकेगा, तो इस वक्त जो चीज़ें एटम बम बनाने के लिए चाहिए होती हैं वो ईरान के पास मौजूद है। और जो साइंटिस्ट हमने माजी में देखा कि ईरान के बहुत से साइंटिस्ट जो है मारे गए थे वहाँ पे, जो अमरीकी जासूस थे या इसराइली जो जासूस थे उनको चुन चुन के मारा था, उसके बावजूद भी न्यूक्लियर ईरान बना सकता है। इस पे रोशनी डालिएगा। बहुत सारी दुनिया चली जाती है। क्या आपका क्या ख्याल है कि अगर आज कैपिटल टीवी के अंदर कुछ लोग कैमरामैन चले जाएं या कोई एंकर्स यहाँ से दूसरे चैनल्स को ज्वाइन कर लें या दुनिया से रुखसत हो जाएं खुदा न खास्ता, तो क्या कैपिटल टीवी बंद हो जाएगा? तो कैपिटल बिल्कुल भी टीवी तो नहीं, बंद नहीं बिल्कुल भी होगा, नहीं। कैपिटल टीवी चलता रहेगा, ये भी सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। ईरान का जरूर चलेगा जी हाँ, लेकिन इस सारी जंग के अंदर ईरान को ये बताया जा रहा है कि वो इस बार वो गलत है, जबकि मेरी नजर में ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ धोखा दिया गया है, जो कि पहले दिन से मुझे नजर आ रहा था कि जब स्विट्जरलैंड में भी जब बात शुरू हुई तो उस टाइम पे भी अमेरिका ने धोखा दिया और माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए धमकी दे दी, जिसके ऊपर ईरानी वफ्द वहां से बाइकआउट कर गया, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में लेके आया। पाकिस्तान की काविशों को, कोशिशों को बिल्कुल आपने जो है वो उसके ऊपर पानी फेर के रख दिया। एक तरफ आप पाकिस्तान की तारीफें करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की कोशिशों का सैबोटाज करते हैं। ये तो दानिस्ता काम किया गया मेरे भाई। और हकीकत यह है कि अमेरिका जगह टैक्स लेने के चक्कर में इस खित्ते के अंदर अपने सींग फंसाए रखना चाहता है, ताकि अरब दुनिया के ऊपर भी क्लाउड बढ़ता रहे, चाइना को जगह ना मिले। अगर चाइना और रूस ने इसी तरह से चूड़ियां पहन के बैठना है तो फिर मेरे ख्याल में उनका सुपर पावर का स्टेटस भी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह पाएगा, क्योंकि दुनिया के अंदर जो जुल्म हो रहा है और जो अब मुआशी बहरान आपके सामने आने वाला है, अलामान अलामान, मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूं, ये 200 बैरल से भी ज्यादा जो है ना, $200 बैरल, ये इससे तजावज कर जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा खुदा न खाता मुआशी सतह के ऊपर। इसलिए हमें ये अब फैसला करना है कि हमने क्या करना है। हमें भी और अरब दुनिया को भी निकल कर मिलकर हमें एक मुश्तरका लाहे अमल बना के अमेरिका और उसके साथ उसके जो बगल बच्चे हैं उनको यहां से निकालना पड़ेगा, वरना ये जो आपके शैतान घुस गया है, ये शैतान आपको ले डूबेगा। लास्ट में ये बताइएगा कि 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी तैनात किए गए मशरिक़ वस्ती में। तो ये जो बात की जाती थी कि अमेरिका अपने फ़ौजी भेजेगा, ईरान की जो आपने हरमज़ है उसके करीब कहीं उतारेगा, ये चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पे गुल साहब हो सकती हैं या अभी कोई आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने हरमज़ का कंट्रोल हम संभालेंगे, तो इसमें कितनी हकीकत है सर? पहले क्यों नहीं संभाला? 40 दिन क्यों नहीं संभाल सका? उससे पहले क्यों नहीं संभाल सका? जो पहले निकम्मा था वो अब मजीद निकम्मा होके आएगा इंशाअल्लाह ताला। पहले भी अल्लाह की हिकमत से और मेरे ख्याल में मुसलमानों के जज्बे से उसको शिकस्त मिली है और इस बार भी इंशाअल्लाह मिलेगी। लगता यह है कि अमेरिका बहुत जल्द अब अपने आप को, मतलब पहले भी सुपर पावर में उसका चाइना को तो उसने खुद शामिल कर लिया, लगता है कि अपने हाथ से अपना गला घोंटने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लेट देम डू दैट, गुड लक टू देम। यूएई के हालात इस वक्त बताइएगा गुल साहब, वहाँ पे हमला तो मेरा ख्याल कोई मज़ीद कोई हमला हुआ है या वहाँ पे सूरत हाल क्या है और इस सारे मामले में यूएई इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है?
देखिए, यूएई के साथ कहीं न कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग मेरे ख़्याल में डेवलप हुई है। इसी वजह से अभी जो हमले हुए हैं, उनमें यूएई का नाम कहीं नज़र नहीं आया। हाउएवर आगे आने वाले वक़्तों में क्या हो सकता है, मैं इसका नहीं कह सकता। लेकिन यूएई मेरे ख़्याल में उनको भी अपनी पॉलिसी पे वो सोच रहे हैं, क्योंकि इससे उनका जो मुआशी नुकसान हुआ, तेल की पैदावार तो सिर्फ़ 30% उनके मुआशी ज़रूरियात को पूरा करती थी। 70% जो था इकोनॉमी वो उनकी डिपेंडेंट थी आईटी के ऊपर, टूरिज्म पर, एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर, होटलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि अब बंद हो चुकी है। और ये लम्हा फिक्रिया यूएई के लिए है। लेट्स सी कि वो यूएई क्या पॉलिसी कार्व आउट करता है आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे गुल साहब की, जो कि बता रहे थे कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, आने वाले दिनों में क्या होगा, और माशी बहरान का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं इसमें मज़ीद जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। आज के इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।